बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर, इसके अंदर यूनिट फर्स्ट का न्यू टॉपिक पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली ये कॉमन पेपर है हमारा, पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी, उसके अंदर से हम टॉपिक पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम इसकी स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन, इसके मॉडल्स, यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट, फ्लूइडिटी, glycocalyx and functions of cell membrane, modification of plasma membrane, transport across cell membrane, passive transport, इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, इसके बारे में किस तरह की खोजें हुई, किस तरह हुई, वो सब हम पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन, परिचय। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा कला वह सजीव रचना है जो कोशिका द्रव्य को परिबद्ध करती है या घेरे रहती है। यह कोशिका की सीमा बनाते हुए कोशिका के आंतरिक वातावरण को कोशिका के बाह्य वातावरण से विलग करती है। इसे जीव द्रव्य कला नाम जे.क्यू.प्लोव द्वारा दिया गया। देखो, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? एक साइंटिस्ट है जिनका नेम है जे.क्यू.प्लोव। इनके द्वारा प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया गया। एवं कोशिका कला नाम सी नेगेली एवं सी क्रेमर द्वारा दिया गया। इसको प्लाज्मा झिल्ली, तो प्लाज्मा झिल्ली है वो नाम तो जे.क्यू.प्लोव के द्वारा दिया गया था, लेकिन इसके अलावा इसको कोशिका कला भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली को हम कोशिका कला, तो कोशिका कला जो इसको नाम दिया गया है वो दिया गया है नेगेली एवं क्रेमर के द्वारा। नेगेली एवं क्रेमर, इसके द्वारा कोशिका कला नाम दिया गया। इन दोनों के द्वारा कोशिका कला नाम दिया गया है। चूंकि यह कोशिका के बाह्य एवं आंतरिक वातावरण को पृथक करती है, अतः उन सभी गुणों युक्त होती है जो किसी कोशिका को उपस्थित बाह्य वातावरण के अनुसार पूर्णतया सक्रिय, योग्य तथा सक्षम बनाते हैं। यह कोशिका के भीतर प्रवेश करने वाले एवं कोशिका से बाहर जाने वाले अणुओं व आयनों पर नियंत्रण रखती है। कोशिका के अंदर ये क्या करती है, कोशिका के जो भी अंदर आयन आते हैं उन पर, कोशिका से बाहर जाने वाले जो अणु या आयन है उन पर नियंत्रण रखने का काम करती है। इसलिए प्लाज्मा झिल्ली बहुत महत्वपूर्ण होती है। अपने निकटस्थ वातावरण के अनुसार परिवर्तित एवं अनुकूलित हेतु क्रियाशील बनी रहती है। प्लाज्मा लीमा या प्लाज्मा कला शब्द का प्रयोग करना उस संरचना के लिए उपयुक्त है जो कोशिका की सजीव सीमा रेखा बनाती है। यह केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देती है। किससे दिखाई देती है? केवल इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोस्कोप होता है उसी से इसको देख सकते हैं, ऐसे इसको नहीं देख सकते। जबकि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई देने वाली कोशिका की बाह्यतम
सीमा कोशिका झिल्ली होती है, जिसमें प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ कोशिका सीमेंट भी होता है, जो निकटतः उपस्थित कोशिकाओं को एक साथ बनाए रखने हेतु आवश्यक होता है। कोशिका झिल्ली या कोशिका कला नाम का उपयोग विस्तृत अर्थ में किया जाता है। यह वह कलाएं हैं जो कोशिकांगों जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, अंतःप्रदेवी जालिका, लाइसोसोम, लवक आदि की सीमा पर पाई जाती है, अथवा कोशिका की सीमा बनाते हुए कुछ अन्य पदार्थों के साथ उपस्थित रहती है। प्लाज्मा लीमा वह संरचना है जो कोशिका में प्रवेश करने वाले या बाहर जाने वाले अणुओं या आयन्स का नियंत्रण करते हैं। यह प्रोटीन्स द्वारा बनी होती है जो कोशिकाओं के लिए पहचानकर्ता का कार्य करते हैं, पदार्थों के आदान प्रदान करने या बाहर से आने व जाने वाले सूचकों को जांचते हैं। ये एटीपी संश्लेषण, विलयों के अभिगमन एवं सूचकों के संचारण में सहयोग करते थे। इस प्रकार प्लाज्मा झिल्ली एक गत्यात्मक झिल्ली होती है, डायनेमिक झिल्ली होती है, जो चयनात्मक पारगम्यता, संकेत प्राप्ति, कोशिकीय पहचान, कोशिकीय आसंजन एवं संचार जैसी क्रियाओं में सहायक होती है। एक तो ये चयनात्मक पारगम्य होती है, आवश्यक अणु या आयन होते हैं सिर्फ उनको ही अंदर आने जाने देती है, तो ये चयनात्मक पारगम्य होती है। संकेत प्राप्ति, इसके अलावा कोशिकीय पहचान एवं कोशिकीय आसंजन, एवं संचार जैसी अनेक क्रियाएं करती है। पारगम्यता के आधार पर प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है। इनकी जो पारगम्यता है उसके आधार पर इसको 3 प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट, इसके अंदर पारगम्य जिसको परमिएबल कहते हैं, परमिएबल। ये आयनों एवं अणुओं हेतु तो पूर्ण पारगम्य होती है। आयन और जो अणु होते हैं, आयनों व अणुओं के लिए, जो भी आयन और अणु होते हैं जो कोशिकाओं के इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके आर पार जाते हैं, उनके लिए पूर्ण रूप से पारगम्य होती है। तो आयनों व अणुओं के लिए पूर्ण रूप से पारगम्य होती है।
में। नॉन परमिएबल, ये आयनों एवं अणुओं हेतु अपारगम्य होती है, अर्थात इसमें से किसी भी प्रकार का विनिमय नहीं होता। जो प्लाज्मा झिल्ली जो अपारगम्य होती है, जो आयनों और अणुओं के लिए अपारगम्य होती है, तो आयन और अणु के लिए अपारगम्य मतलब उसमें से होकर, उस मेम्ब्रेन में से होकर आयन और अणु होते हैं, वो आर पार एक कोशिका से दूसरी कोशिका में बाहर नहीं जा सकते। तो ऐसी प्लाज्मा झिल्ली जिससे आयन और अणु एक दूसरे झिल्ली से नहीं आर पार जा सकते, आर पार नहीं जा सकते, तो वो नॉन परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। और थर्ड प्रकार की होती है अर्धपारगम्य, सेमी परमिएबल। इस प्रकार की झिल्ली में से कुछ निश्चित माप के अणुओं व आयनों का विनिमय होता है। मतलब अर्धपारगम्य होती है, पूर्णतया अपारगम्य भी नहीं होती और पारगम्य भी नहीं होती है, बीच की होती है, सेमी, मतलब कुछ अणुओं को तो जाने देती है, कुछ को नहीं जाने देती। तो ये चयनात्मक मतलब अर्धपारगम्य होती है। कुछ जो आवश्यक जो अणु होते हैं, आयन होते हैं, सिर्फ उन्हीं को आर पार जाने देती है, तो वो वाली मेम्ब्रेन कहलाती है अर्धपारगम्य, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस प्रकार से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी तीन टाइप्स है, पारगम्य मेम्ब्रेन, अपारगम्य मेम्ब्रेन और अर्धपारगम्य या सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका द्रव्य जिस झिल्ली द्वारा परिबद्ध रहता है वह प्लाज्मा झिल्ली है। पादपों में यह कोशिका भित्ति व कोशिका द्रव्य के मध्य उपस्थित होती है। बहुकोशिकीय प्राणियों की कोशिकाओं के मध्य 10 एंगस्ट्रॉम से 150 एंगस्ट्रॉम का अंतराल पाया जाता है, जिसे अंतराकोशिक अंतराल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा झिल्ली के रंध्र, पोर्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली में अनेक रंध्र पाए जाते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है संरचनात्मक रंध्र, ये इसके टाइप्स है। जो प्लाज्मा झिल्ली में रंध्र मिलते हैं, पोर्स मिलते हैं, उसके टाइप्स है। फर्स्ट है
संरचनात्मक रंध्र या स्ट्रक्चरल पोर्स। ये लिपिड स्तर के आधार पर पाए जाते हैं। यह बेलनाकार आकृति के स्थायी रंध्र हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लिपिड स्तर के आधार पर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमको पता है लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, तो जो लिपिड स्तर होता है उसके आधार पर होते हैं, उसके आधार पर ये प्रेजेंट होते हैं। और कैसे होते हैं? बेलनाकार होते हैं। बेलनाकार टाइप के रंध्र होते हैं, बेलन के आकार के, और ये रंध्र है वो स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी। तो इस प्रकार के रंध्र संरचनात्मक रंध्र कहलाते हैं। सेकेंड टाइप है गत्यात्मक रंध्र। गत्यात्मक रंध्र, ये छिद्र भी बेलनाकार ही होते हैं। जो गत्यात्मक रंध्र होते हैं ये भी कैसे होते हैं? बेलनाकार। किंतु अस्थायी होते हैं, अणुओं की गति करने से बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। ये जो छिद्र है वो कैसे होते हैं? अस्थायी। जब अणु गति करते रहते हैं तो ये बनते रहते हैं और ये छिद्र बिगड़ते रहते हैं, इसलिए ये अस्थायी होते हैं। तो ये रंध्र गत्यात्मक रंध्र कहलाते हैं। बेलन के आकार के ही होते हैं, मतलब बेलनाकार होते हैं। थर्ड टाइप के रंध्र इसमें समाकलनी रंध्र। समाकलनी रंध्र। प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण में प्रयुक्त लिपिड व प्रोटीन अणु टाइल्स के समान परस्पर जुड़े रहते हैं, किंतु इनके जोड़ों के मध्य सूक्ष्म अवकाश पाए जाते हैं जो रंध्रों का कार्य करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की जब हम आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि किस तरह से प्रोटीन और लिपिड आपस के अंदर समाकलित होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की वो परत बनाते हैं। लेकिन जब ये लिपिड प्लस प्रोटीन आपस में समाकलित होकर इसकी झिल्ली बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ सूक्ष्म छिद्र रह जाते हैं, तो वो छिद्र क्या कहलाते हैं? वो समाकलनी रंध्र कहलाते हैं। और ये रंध्र का कार्य करते हैं। फोर्थ है प्रोटीन चैनल। प्रोटीन चैनल झिल्ली में उपस्थित ट्रांस प्रोटीन्स के मध्य अवकाश पाया जाता है जो प्रोटीन चैनल का कार्य करता है। इससे होकर छोटे अणु एवं आयन आते जाते रहते हैं। झिल्ली के मध्य जो ट्रांस प्रोटीन्स होते हैं उनके मध्य अवकाश पाए जाते हैं, जिससे कि होकर आयन और अणु आते जाते रहते हैं, तो वो प्रोटीन चैनल कहलाते हैं। तो झिल्ली के मध्य क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन, ट्रांस प्रोटीन। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं, तो वो ट्रांस प्रोटीन्स उनके मध्य में प्रोटीन चैनल मिलता है और इनमें से ही होकर जो छोटे छोटे आयन अणु होते हैं वो आर पार जा सकते हैं, तो वो प्रोटीन चैनल कहलाते हैं। फिफ्थ पे है आइनोफोर।
ये छोटे पॉलीपेप्टाइड होते हैं जिनका एक सिरा जल विरागी व दूसरा सिरा जल रागी होता है। कैसे होते हैं आइनोफोर? छोटे पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड की श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर पॉलीपेप्टाइड बनाती हैं। ये जो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होती है छोटी, इनका एक सिरा तो जल रागी होता है, एक जल विरागी होता है। एक सिरा तो जल की तरफ और एक सिरा जल से दूर होता है। तो बाहरी जल विरागी सिरा झिल्ली में विलय होता है, जबकि भीतरी जल रागी सिरा आयनों व जल में घुलनशील अणुओं को वहन करता है। तो ये था आइनोफोर। इस प्रकार से प्लाज्मा झिल्ली के जो रंध्र हैं, पोर्स हैं, वो 5 टाइप के हैं। स्ट्रक्चरल पोर्स, गत्यात्मक रंध्र, समकलनी रंध्र, प्रोटीन चैनल, आइनोफोर। अब हम पढ़ेंगे इसका केमिकल कंपोजिशन। कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन या केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। विभिन्न जंतुओं से प्राप्त विभिन्न ऊतकों की कोशिकाओं की प्लाज्मा कलाओं की आणविक संरचना में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। यह अंतर इनके घटकों प्रोटीन व लिपिड्स की प्रकृति एवं मात्रा में होता है, जो इन कलाओं द्वारा की जाने वाली कार्य की द्वारा अभिव्यक्त होता है। यह भिन्नता ही विभिन्न कोशिकाओं के द्वारा की जाने वाली अनेक क्रियाओं जैसे अनेक पदार्थों के अभिगमन, कोशिका के अभिज्ञान, प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया, कोशिकीय गति आदि को संपन्न करने हेतु उत्तरदायी होती है। कोशिका कला में उपस्थित एंजाइम तंत्रों, कोशिका के प्रोटीन एवं लिपिड की उपस्थिति में प्रोटीन्स के विन्यास पर भी क्रियाएं प्रभावी होती है। यह हमें ज्ञात है कि प्रोकैरियोट्स की कोशिका कलाओं में उपस्थित विभिन्न कक्ष जो कि आंतरिक कलाओं द्वारा बने होते हैं, इनमें भी आणविक भिन्नता पाई जाती है। कोशिका कला में लिपिड्स, प्रोटीन्स एवं अल्प मात्रा में शर्कराएं पाई जाती है। सामान्यतः जीवद्रव्य कला में लिपिड्स, प्रोटीन्स, ओलिगोसेकेराइड एवं जल पाए जाते हैं। इस प्रकार इसके मुख्य घटक प्रोटीन्स व लिपिड्स ही होते हैं। तो
अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग तरह की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो उनके अंदर मुख्य रूप से तो प्रोटीन और लिपिड ही होते हैं, फिर भी इसके अलावा कुछ जंतुओं में ओलिगोसेकेराइड, जल, अनेक शर्कराएं, अल्प मात्रा में शर्कराएं भी पाई जाती है। ये सभी घटक विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कोशिका कलाओं में अलग अलग मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें लिपिड्स के बारे में। कोशिका कला है मुख्य रूप से प्रोटीन्स और लिपिड्स से मिलकर बनती है। तो सबसे पहले हम इसका हम रासायनिक संगठन या केमिकल कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में। प्लाज्मा कला में 28 से 79% लिपिड्स होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर जो लिपिड्स होते हैं वो 28 से 79% तक होता है। ओनली लिपिड होता है। 100 में से 28 से 79% क्या होता है? लिपिड होता है। ये मुख्यतः फास्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एवं गैलेक्टोलिपिड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और गैलेक्टोलिपिड। तो ये लिपिड होते हैं, इनसे मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। इसमें अनुपात भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त कोशिका कलाओं में भिन्न भिन्न प्रकार से पाए जाते हैं। आंतरिक कलाओं में प्रमुखतः फास्फोलिपिड ही पाया जाता है। आंतरिक कला होती है जो अंदर की तरफ होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ होती है वो आंतरिक कला, तो वो फास्फोलिपिड से ही बनी पाई जाती है। कोलेस्ट्रॉल यूकेरियोट्स में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक प्रकार का स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड होता है ये। तो ये किसमें मिलता है? ओनली कोलेस्ट्रॉल केवल यूकेरियोट्स के अंदर ही मिलता है। यूकेरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसी के अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में ये नहीं पाया जाता। लाल रक्ताणुओं, यकृत कोशिकाओं तथा माइलिन युक्त कोशिकाओं में प्लाज्मा कलाओं में कोलेस्ट्रॉल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस किस में कोलेस्ट्रॉल मिलता है? आरबीसी, लाल रक्ताणुओं में, यकृत सेल्स जिनको हम लीवर सेल्स कहते हैं, और माइलिन युक्त कोशिकाएं जिनमें माइलिन पाया जाता है, माइलिन युक्त सेल्स, तो उनके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं से प्राप्त कोशिका कला घोष्ट कहलाती है। आरबीसी है, आरबीसी से जो कोशिका कला मिलती है वह घोष्ट कहलाती है। इसका नाम है, आरबीसी की जो कोशिका कला होती है उसको घोष्ट कहते हैं, घोष्ट। फास्फोलिपिड जो कि कुल लिपिड्स का प्रमुख भाग बनाते हैं, उभय संवेदी प्रकृति के होते हैं। ये अणु लंबे, असममितिकार व द्विध्रुवीय होते हैं। इन दोनों स्तरों के लिपिड्स में अणुओं का स्थानांतरण नहीं पाया जाता। इस स्तर में प्रोटीन्स ही ऐसे अणु होते हैं जो एक स्तर से दूसरे स्तर में आते जाते रहते हैं।
इन लिपिड्स व प्रोटीन अणुओं द्वारा ये स्तर शीघ्रता के साथ जल स्तर पर बनाए जाते हैं। प्रत्येक फास्फोलिपिड अणु के दो भाग होते हैं, शीर्ष भाग और पुच्छ भाग। ये अणुओं के एक सिरे पर विद्युत आवेश उपस्थित होते हैं, अतः यह जल रागी प्रकृति का होता है। ये जो अणु है इनके एक सिरे पर क्या होता है, विद्युत का आवेश होता है, इसलिए जो फास्फोलिपिड है उसका एक सिरा कैसा होता है, विद्युत का आवेश होता है वहां पे, इसलिए वह जल रागी होता है। शीर्ष भाग गोलाकार जल रागी ध्रुवीय सिरा होता है जो कोलिन फास्फेट से बना होता है। अब पुच्छ भाग, यह भाग जल विरागी होता है। ये तो है एक सिरा जल रागी होता है, कौन सा, शीर्ष भाग, जबकि जो पुच्छ भाग है, पूंछ वाला या नीचे वाला पीछे वाला भाग, वह जल विरागी होता है, जल विरागी। ये अपने सिरे द्वारा ग्लिसरॉल से जुड़े रहते हैं। ग्लिसरॉल शीर्ष भाग के फास्फेट से जुड़ा रहता है। अन्य प्रकार के लिपिड्स जो इसमें उपस्थित होते हैं वे भी उभय संवेदी प्रकृति के ही पाए जाते हैं। फास्फोलिपिड्स द्विस्तर जल सतह के संपर्क में बनाते हुए उपस्थित होते हैं। द्विस्तर में लिपिड अणु का चित्रीय निरूपण। बी फास्फोलिपिड अणु की स्ट्रक्चर। ये फास्फोलिपिड अणु है, इसकी स्ट्रक्चर है, इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो इसका ऊपर वाला एंड जो गोलाकार होता है ये तो होता है हाइड्रोफिलिक या जल रागी, एक सिरा होता है जल विरागी। तो इसका शीर्ष भाग है जो कि जल रागी होता है, एक भाग होता है ये टेल वाला पार्ट है इसका जो कि जल विरागी है। एक तो होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है जल विरागी जिसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। ये तो है पोलर एंड या शीर्ष भाग, ये होता है नॉन पोलर एंड। ये वाला जो पार्ट है इसका ये तो है फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स। ये वाला पार्ट है इसका फैटी एसिड्स और इसको टेल भी कहते हैं, एंड टेल। ये टेल वाला पार्ट है इसका टेल, यहाँ पे जुड़ा होता है इसके ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल का अणु जुड़ा होता है और ये फास्फेट का हेड है, फास्फेट हेड, यहाँ पे ग्लिसरॉल जुड़ा होता है और ये टेल वाला पार्ट है जो फैटी एसिड से बना होता है। तो इस प्रकार से ये है फास्फोलिपिड की स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम केमिकल कंपोजिशन पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी जो बचा हुआ है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।